नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये थर्ड पार्ट की वीडियो है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3 है, इससे पहले के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हमने समझ लिया है। आज की इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा की ओर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम समझना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था, जब हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था? क्योंकि जो आपका चौरी चौरा पूर्वा है, वहाँ पे क्या हुआ, अग्निकांड हुआ था। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसमें लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे, है ना। इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखो, 2 ऐसे तत्व थे जिनकी वजह से 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की जो रूपरेखा थी वो फिर से बदलने वाली थी। पहला तो ये कि भाई इस समय क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चल रहा था, है ना। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की स्थिति थी। इसी के साथ साथ कृषि उत्पादों की जो मांग थी वो लगातार गिरती जा रही थी, निर्यात कम होने लगा था। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा था। 1930 तक अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल का माहौल था, मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही थी। देखिए, इसी समय की आसपास की हम बात करें तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। साइमन कमीशन क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं अब। तो देखिए, भारत में संविधान का निर्माण चल रहा था उस समय। 1900 मैं बात कर रहा हूँ, 1928 की आसपास की बात कर रहा हूँ। तो संविधान की जो कार्यशैली है उसकी देख रेख के लिए ब्रिटेन से एक कमीशन भारत में भेजा गया, जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम भी साइमन कमीशन का नाम रखा गया था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया था और इसके 7 सदस्य थे। इसकी कमी क्या थी कि इसके 7 सदस्य जो थे वो सातों के सातों ब्रिटिश मूल के थे, अंग्रेज थे। तो इस वजह से इस कमीशन का भारत में बहुत जोरों शोरों से विरोध होता है। और 1928 में नारे भी लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। और खास करके जो हमारे पंजाब वाले जो प्रांत है, वहाँ पे क्या होता है कि लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे होते हैं, उसी समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लाठीचार्ज कर देते हैं पुलिस वाले, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा होता है। अब ये जो विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इसको शांत करने के लिए जो समय के हमारे वायसराय थे, लॉर्ड इरविन की मैं बात करता हूँ, उन्होंने क्या किया, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। अब ये डोमिनियन स्टेट है क्या? डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन ही रहेगा, लेकिन यहाँ की आंतरिक शासन व्यवस्था को हम क्या करेंगे, भारतीय लोगों को सौंप देंगे, लेकिन ये रहेगा ब्रिटेन के अधीन ही। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेट था। तो इसका ऐलान कर दिया था, मतलब भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए कि भाई भारत के लोग खुश हो जाए। इसी के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ज़्यादा विस्तारपूर्वक हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रस्ताव से क्या था कि कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे, है ना। खास करके जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, तो इनके नेतृत्व में जो कांग्रेस का जो खेमा था, बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर अपना रखा था। कुछ उदारवादी और कुछ मध्यवर्गीय जो थी, उससे इस डोमिनियन स्टेट का जो ऐलान किया गया था उससे संतुष्ट थे, है ना। देखो, दिसंबर 1929 में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर में अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग को मान लेते हैं। सभी नेता मान लेते हैं कि हाँ भाई, भारत को पूर्ण स्वराज हमें दिलाना है। और 26 जनवरी 1930 को हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, हर वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते थे स्वतंत्रता दिवस। वो तो अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को आज़ादी दे दी, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, नहीं तो उससे पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ठीक है, आई होप अभी तक की चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे 3.1, जो हमारा टॉपिक है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमक कानून के बारे में। थोड़ा सा नमक कानून को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, जिसके तहत वो क्या था कि समुद्र किनारे जितने भी नमक बनेगा ना, वो अंग्रेज बनाएंगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, और उसको बेचने का भी हक किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। इसको नमक कानून कहा जाता था। अब महात्मा गांधी को ये बात मालूम था, या हमें भी भाई, हम भी समझ सकते हैं कि नमक हर घर की जरूरत है। नमक के बिना आपके घर में सब्जियां नहीं बन सकती, बहुत सारी चीज़ें नहीं बन सकती। और नमक कानून की वजह से क्या था कि ब्रिटिश सरकार बहुत ऊंचे दाम पे नमक को मार्केट में बेचती थी, है ना। तो
महात्मा गांधी को ये बात मालूम था कि भाई देश को एकजुट करने के लिए नमक जो है एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक को लिया जा सकता है। अब 31 जनवरी 1930 को क्या होता है, महात्मा गांधी ने वायसराय जो हमारे थे लॉर्ड इरविन, उनको एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें से एक सामान्य मांग थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके और इससे क्या होगा कि नमक कानून को हम खत्म कर सके, है ना। तो वैसे इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर को खत्म करने की थी। जो नमक के ऊपर अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखा था उसको खत्म करने की। तो महात्मा गांधी जी का जो ये खत था, ये जो पत्र था, एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने मतलब लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, 11 मार्च 1930 तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे लॉर्ड इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे। तो इस वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं, नमक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम नमक यात्रा को समझते हैं, क्या था नमक यात्रा। देखिए, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत मात्र 78 वॉलंटियर्स जो उनके थे, जो उनके स्वयंसेवी थे, उनके साथ शुरू किया था। साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था ये यात्रा। ठीक है, ये जो पूरा यात्रा था 240 किलोमीटर दूरी उनको तय करनी थी और उनको साबरमती आश्रम, जिसको हम गांधी आश्रम भी बोलते हैं, वहां से उनको डांडी पहुंचना था, है ना। पूरी यात्रा की अगर हम बात करें तो 24 दिन लग गया इस यात्रा को तय करने में। रोज 10 मील की दूरी तय करते थे महात्मा गांधी। होता क्या है, 6 अप्रैल को डांडी पहुंचते हैं और वहां समुद्र किनारे पानी उबालकर नमक बनाकर वो नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। ठीक है, तो ये नमक यात्रा है। और मैं आपको बता दूं, जब महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी ना, तो दूसरे या तीसरे दिन ही वो चक्कर खा के गिर गए थे। और एक अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम्स नामक पत्रिका ने लिखा कि ये मकड़ी जैसे कद काटे का बंदा क्या इतनी दूरी, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, वो भी पैदल। और उस समय उनके साथ कोई ज़्यादा लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन चौथे दिन महात्मा गांधी फिर से चलना शुरू करते हैं और जिस गांव से जाते हैं, वो जिस बस्ती से निकलते हैं, जिस कस्बे से निकलते हैं, वहां से बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े सब उनके साथ आ मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी की पावर। तो ये नमक यात्रा के बारे में हो गया। अब बात करते हैं ये नमक जो सत्याग्रह है, इसका कार्यक्रम क्या रखा गया। या आपको पता है कि जैसे ही नमक कानून का उल्लंघन होता है, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा यानी कि हमें अंग्रेजों की अवज्ञा नहीं माननी, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहे। कार्यक्रम ये रहा कि भाई हमें क्या करना है, मतलब आम नागरिकों से अपील की गई कि वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए उसका उल्लंघन करना शुरू कर देंगे, है ना। देश के अनेक भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। जितने भी सरकारी नमक कारखाने थे उसके सामने प्रदर्शन किए उन्होंने। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, वहां से आने जाने का जो रास्ता है उसको बंद कर देना, है ना। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे जो मतलब जंगल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो वन्य कानून जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भी मानने से मना कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि भाई अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना रखा था कि जंगल की ये सीमा है, इस सीमा के भीतर ना जंगलवासी नहीं जा सकते हैं या उनके जानवर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब जंगलवासियों ने भी क्या किया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अब हम आगे बढ़ते, देखिए 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी और जो महात्मा गांधी जी है और लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता होता है जिसको अक्सर हम गांधी इरविन समझौता भी कह देते हैं, है ना। इसमें क्या था कि गांधी जी ने मतलब ये सहमति जाहिर कर दी कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, जो कि 1931 में ही लंदन में होने वाला था गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लेकिन असफल रहा क्योंकि भारत के किसी भी नेता ने इसमें भाग नहीं लिया था, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो तैयार हो गए थे। अब देखो, ये जो गांधी इरविन समझौता है उसमें एक बात और इसमें शर्त रखी गई थी कि सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, हमारे देश के जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर देगी और साथ ही साथ समुद्र किनारे वो हमें नमक बनाने की अनुमति देगी, है ना। तो ये गांधी इरविन समझौते की बात हो गई। अब दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लंदन गए, तो वहाँ पे उनको निराशा हाथ लगा क्योंकि भारत के किसी भी नेता ने या फिर किसी भी राजा ने या जो खुद अम्बेडकर जी थे या फिर जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, सबने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया था। महात्मा गांधी का सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इस वजह से वो
वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों की? क्योंकि जब वो भारत वापस आए ब्रिटेन से, तब उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज जो है फिर से भारतीय लोगों का दमन करना शुरू कर दिया है। जो अब्दुल गफ्फार खान थे, है ना, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जेल में बंद कर दिया था, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से लंदन से आने के बाद शुरू कर दिया। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं 3.2, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जैसे भी हम समाज के अलग अलग वर्गों की बात करने वाले हैं जिन्होंने इस आंदोलन को किस रूप से लिया, इसमें क्या मतलब भूमिका निभाया उन लोगों ने, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संपन्न किसानों की बात कर लेते हैं, ऐसे किसान जिनकी स्थिति ठीक ठाक थी। तो गांव के जो संपन्न किसान समुदाय थे उन्होंने भाई इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, जैसे कि गुजरात के पटीदार की बात करें, यूपी के हम जाट की बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा मतलब पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में दिखाया था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसलिए पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ के, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो आंदोलन अगर सफल होता है तो उनको कर में छूट मिल जाएगी। लेकिन जब 1931 में लगान के घटे बिना इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उन लोगों को। तो जब 1932 में दोबारा से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया तो उसमें उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरी तरफ अगर हम गरीब किसानों की बात करें तो उन्होंने भी ठीक ठाक मतलब भूमिका निभाया था इसमें, क्योंकि गरीब किसानों से भी भाई बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था। साथ ही साथ आपको पता है कि जो गरीब किसान थे वो जमींदारों के ज़मीन को भाड़े पर लेके खेती करते थे, है ना। तो जो भाड़ा चुकाना है उसमें भी उनको छूट मिलना चाहिए, उसकी भी माफ़ी होनी चाहिए, ये भी डिमांड करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भाड़ा विरोधी आंदोलन जो चल रहा था ना, उसको सपोर्ट खुले तौर पे सपोर्ट नहीं कर रही थी, सपोर्ट करने से हिचकिचा रही थी। तो मतलब गरीब किसानों को खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जो गरीब किसान है और जो कांग्रेस है उनके बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ हम अगर व्यापारिक वर्ग की बात कर लेते हैं तो जो व्यापारी वर्ग है हमारे देश का, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब ठीक ठाक पार्टिसिपेशन दिखाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत के जो बहुत सारे व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने मतलब भारी मुनाफा कमाया था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गए थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना शुरू किया जिससे कि उनको नुकसान हो रहा था या उनके व्यापारिक गतिविधियों में एक तरीके से रुकावट आ रही थी। ये विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। अब आपको पता है कि भाई अंग्रेज क्या करते थे, भारत की जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, उसको निर्यात करके ले जाते थे और फिर ब्रिटेन से जो तैयार माल है उसको आयात करके भारत में बेच के मुनाफा कमा लेते थे वो। तो जो भारत के जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति, वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात से उनको सुरक्षा दी जाए। अब व्यापारिक गतिविधियों के हितों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ संगठन भी बनाए, जैसे कि 1920 के भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा 1927 में उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया। उन्होंने अपने लिए किया, अपने व्यापारिक गतिविधियों को फैलाने के लिए संगठन उन्होंने बनाए थे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ फेमस बिजनेसमैन के नाम की बात कर लेते हैं जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और साथ ही साथ GD बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, जितने भी आंदोलन है, आंदोलन को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया और आयातित वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने से इनकार कर दिया। तो ये इनका योगदान था। अब हम औद्योगिक श्रमिक वर्ग की बात कर लेते हैं। लेबर्स जो थे हमारे देश के, उन्होंने इस आंदोलन में क्या योगदान दिया। तो देखिए सिर्फ नागपुर के जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उन्होंने ही ज़्यादातर पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में दिखाया था, है ना। अब आपको पता है जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे वैसे ही मजदूर कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे। मतलब कांग्रेस का उद्योगपतियों के प्रति जो लगाव था ज़्यादा था। फिर भी कुछ स्थानों पे जो हमारे मजदूर थे उन्होंने हड़तालें की थी, ठीक है। जैसे कि हम 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल की बात कर लें, 1932 में हम आपका जो गोदी कारखाना है ना, गोदी के जो कामगार थे उनकी हड़ताल की बात कर ले, तो इनकी विशेष भूमिका रही। इसके अलावा 1930 में छोटा नागपुर के जो टीन खानों के जो लोग हैं, जहाँ पे मतलब टीन वगैरह को निकाला जाता था जिन खदानों से, तो वहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने क्या किया, गांधी टोपी पहन के रैलियाँ निकाली, बहिष्कार आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया, ठीक है। मतलब बहिष्कार जो भी अभियान चल रहे थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी मजदूरों को सपोर्ट खुले तौर पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो मजदूरों के सपोर्ट में जाएंगे तो जो
उद्योगपति जो आंदोलन में आ रहे हैं वो दूर चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी से। तो इस वजह से वो सीधे तौर पे उनको अपनी मतलब जो मजदूरों की जो मांग थी उसको पूरा करने से हिचकिचा रही थी कांग्रेस पार्टी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने समझा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर अलग अलग वर्गों के क्या विचार थे। अब इसी में हम दो और वर्गों की बात कर लेते हैं। एक तो जो औरतें हैं उनकी क्या भूमिका रही और साथ साथ जो दलित समुदाय है उनकी क्या भूमिका रही थी, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम औरतों की बात करें तो इस आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान मतलब अपील करने पे हजारों की संख्या में औरतें उनकी बातों को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, ठीक है, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की उन्होंने। तो इस तरीके से महिलाओं ने भूमिका निभाया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, है ना। शहरी इलाकों में अगर हम बात करें, जो शहर की जो महिलाएं थी उसमें ऊंची जाति की जो महिलाएं थी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो जो संपन्न किसान परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर भी औरतों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन उस समय देखने को नहीं मिलता है। खुद महात्मा गांधी ये मानते थे कि भाई महिलाओं को घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, इसी भूमिका में उनको रहना चाहिए, है ना। असली कर्तव्य उनका यही है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक किसी भी औरत को मतलब कोई ऊंचे पद पे नहीं जगह मिल पाया था और कांग्रेस पार्टी उनको ऊंचा पद देने से हिचकिचा रही थी। सो प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा की सीमाएं, है ना। इसमें हम दो समुदाय की बात करने वाले हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3.3 है। इसमें हम दो समुदाय की बात करने वाले हैं जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, ठीक है। तो इसमें से एक तो हमारे जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनकी हम बात करेंगे और दूसरे हम मुस्लिम समुदाय की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दलित समुदाय की बात करें तो कांग्रेस ने भाई बहुत लंबे समय से ना दलित वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। इसके पीछे रीजन ये था कि कांग्रेस जो है वो जो रूढ़िवादी हिंदू सनातन पंथी जो लोग थे उनसे डरी हुई थी। जो कट्टर हिंदू थे, खासकर ऊंची जाति के जो लोग थे, उनसे डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम छुआछूत को, ये जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है ना, इसको हम खत्म नहीं करेंगे ना तो 100 साल तक भी भाई हम स्वराज नहीं ले पाएंगे। 100 साल तक भी हमें स्वराज नहीं मिल पाएगा। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों में मतलब जो अछूत लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश के लिए, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी चलाया था महात्मा गांधी ने। और जो मैला ढोने वाले जो लोग थे उनके काम को प्रतिष्ठापूर्ण काम बताया। और बल्कि वो खुद क्या करते थे, इनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए खुद अपने शौचालय की सफाई किया करते थे। परंतु बहुत सारे दलित नेता जो थे वो चाहते थे कि भाई उनके लिए पृथक निर्वाचिका की स्थापना की जाए, पृथक चुनाव क्षेत्र की स्थापना की जाए। पृथक चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग लीडर्स को चुनते हैं। जैसे कि मुस्लिम अपने अलग लीडर्स चुन लेंगे, जो हमारे जो दलित वर्ग है अपने लिए अलग, दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं अपने अलग अलग लीडर्स चुन लेंगे। तो इससे क्या हो जाने वाला था भाई, अखंड भारत की स्थापना हो सकती थी? नहीं होता भाई, पूरा भारत बिखर जाने वाला था। तो महात्मा गांधी तो शुरू से ही पृथक निर्वाचिका के खिलाफ ही थे। तो जो भी दलित नेता जो थी, जो हरिजन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका कहना यह था कि भाई जो सामाजिक अपंगता जो उनके अंदर आई हुई है उसको राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। मतलब उनके पास अगर पॉलिटिकल पावर होगा ना तभी जाके वो अपनी अपंगता को दूर कर पाएंगे। और इसके लिए वो पृथक निर्वाचिका को सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता पृथक निर्वाचिका के खिलाफ में थे। तो इस वजह से जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ठीक है। अब डॉक्टर अंबेडकर जी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि दलित वर्गों के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में हमारे अंबेडकर जी थे। और उन्होंने क्या किया था, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है, में संगठित किया था। एक तरीके संगठन टाइप इन्होंने बनाया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ बहुत खतरनाक बहस हो गई थी इनकी, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 1931 में हुआ था। तो इनके बीच में विवाद हुआ था क्योंकि पृथक निर्वाचिका के सपोर्ट में थे। तो स्टार्टिंग में अंबेडकर जी भी चाहते थे कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था दलितों के लिए किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे और इस वजह से वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है।
आमरण अनशन कह रहा हूँ, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। और उनका मानना यह था कि भाई पृथक निर्वाचिका जो है वो राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से धीमा कर देगा, एकीकरण की प्रक्रिया को खत्म कर देगा, है ना। तो आखिरकार क्या होता है कि अम्बेडकर जी भी गांधी जी की बात को मान लेते हैं और वो पृथक निर्वाचिका के मांग का त्याग कर देते हैं। और इसी बीच सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट होता है, पुनः समझौता होता है महात्मा गांधी के बीच में और जो हमारे अम्बेडकर जी थे उनके बीच में पुनः पैक्ट पे हस्ताक्षर होता है। और इसके तहत जो प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिका की जो परिषद है, विधायी परिषद है, या कह दो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सीटें आरक्षित कर दी जाती है। किसके लिए? दलित वर्गों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को भी समझ चुके होंगे। अब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय ने भी कोई खास दिलचस्पी सविनय आंदोलन में नहीं लिया था। ठीक है, वैसे जैसे हम खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे थे या फिर हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता काफी ज्यादा थी। लेकिन 1920 के दशक के बाद से क्या होता है, भारत में कुछ हिंदूवादी संगठन ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे कि हिंदू महासभा है या फिर आरएसएस की बात कर लो। उन्होंने अपने संगठन के प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा कदम उठाए, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। कई जगह पे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे वगैरह भी देखने को मिलता है और इसी के तहत इनके बीच में फासला लगातार बढ़ता चला जाता है ना। अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गठबंधन का प्रयास बाद में होता है, लगभग 1927 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो 1927 में ऐसा लगा कि ये फिर से क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में एकता की स्थापना हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग के एक लीडर्स थे जिनकी कुछ डिमांड अलग ही टाइप की थी, जैसे कि हम मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पे हम बात जरूर करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड ये थी कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए। ठीक है, आरक्षित सीटें तो मिले ही मिले, साथ ही साथ जो भी मुस्लिम बहुल प्रांत है, जैसे कि बंगाल है या पंजाब है, ये मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां पे उनको उनकी आबादी के अनुपात में उनको सीटें मिल जाए, है ना। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सरकार मुसलमानों की बन जाती। तो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था, है ना। और उसके बाद अगर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना यह था कि अगर आरक्षित सीटें मिल जाती है केंद्रीय सभा में और साथ ही साथ पंजाब और बंगाल में अनुपात में, हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमें सीटें मिल जाती है, तो हम पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देंगे। लेकिन इस मांग का भाई जो एक नेता थे, हिंदू महासभा के एक लीडर थे जिनका नाम था M.R. जयकर। M.R. जयकर ने क्या किया, इसका खुल के विरोध किया, खुलेआम निंदा कर दी, है ना। इस वजह से जो भी एकता कांग्रेस पार्टी के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में बनने वाली थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब मुसलमानों की चिंता क्या थी, मुसलमान भाई ये देख रहे थे कि हिंदू भारत में क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है, और इससे क्या होगा कि आगे जब सरकार बनेगी तो हिंदुओं की सरकार बनेगी और उसकी वजह से मुसलमानों की बातों को नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक रह जाएंगे, है ना। तो इस वजह से भी उन्होंने कोई खास दिलचस्पी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं दिखाया था। तो उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को भी आप लोग समझ गए होंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक की बात, तो सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। मतलब कि जैसे हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उस समय अपनेपन की भावना को कैसे बढ़ावा दिया गया, सामूहिक अपनेपन की भावना को कैसे जागृत किया गया, उसको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे संयुक्त संघर्ष। देखिए, जो हमने आंदोलन चलाया ना आज़ादी के लिए, वो सब एक संयुक्त संघर्ष था जिसमें हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, है ना। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी होती है जिसमें धर्म, जाति, वर्ग के लोग होते हैं, वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और ये भी चीज़ मतलब कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। इसके अलावा कई चित्र बनाए गए, चित्रों में जैसे कि हम भारत माता के चित्र की बात कर ले, तो भारत माता की अगर हम चित्र की बात करें तो यह लगभग 20वीं सदी के मतलब आसपास क्या है, एक छवि का रूप धारण कर लेता है। और यह जो तस्वीर थी वो सबसे पहली बार जो बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई थी। और 1870 के दशक में उन्होंने क्या किया था, मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम भी लिखा था। और इस वंदे मातरम को, जो वंदे मातरम जो गीत है, उसको उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया था। अब देखिए, ये जो गीत है उसको जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब उसको खूब गाया जाता था, वंदे मातरम जो गीत है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो अमिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, भारत माता की एक विख्यात छवि चित्रित की। इसमें
इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया, जिसमें वो शांत है, गंभीर है, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी देखिए। इसके अलावा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है झंडा, है ना, जिसमें से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बनाया गया था, जो कि हरा, पीला और लाल रंग का था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। पहला झंडा हमारा ये था। उसके बाद 1921 तक महात्मा गांधी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, और ये भी तिरंगा था। इसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग था, और आप देखेंगे कि मध्य में आपको दिख जाएगा चरखा, है ना, और चरखे को स्वावलंबिता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि स्वावलंबी है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपने ऊपर निर्भर है, इस चीज़ का प्रतीक माना जाता है। आखिर में जो किया गया मतलब अपनेपन की भावना को उत्पन्न करने के लिए एक और तरीका होता है, वो है इतिहास की पुनर्व्याख्या करना या इतिहास का गुणगान करना। जैसे कि प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली सम्राट हुए या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, उसके थ्रू लोगों को जागृति करना, या फिर जो हमने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उन सब इतिहासों को दोबारा से जागृत करके लोगों के अंदर अपनेपन की भावना, एक तरीके का मोटिवेशन जगाना, ये सब भी एक तरीका होता है अपनेपन की भावना को बढ़ाने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं आप समझ चुके होंगे, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर पूरी तरीके से महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था। हमने ज़्यादातर चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाई, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मतलब मुख्य लीडर के तौर पे हम देखते हैं वो महात्मा गांधी को ही देखते हैं। वैसे और भी बहुत सारे लीडर्स हुए, लेकिन ज़्यादातर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चले जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें महात्मा गांधी का खासा योगदान था, है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।